पिछले भाग में आपने पढ़ा रक्षित ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक रक्षित अपने बड़े बेटे आकर्ष की शादी कुछ कूटनीतिक कारणों के चलते गांव के मुखिया की इकलौती बेटी धृति से करा देते हैं। धृति और आकर्ष में जमीन आसमान का फर्क होता है। आकर्ष धृति को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मस्त मौला धृति को आकर्ष की इन सब हरकतों का जरा भी बुरा नहीं लगता था। घर में वो सबका खूब ध्यान रखती। सास ससुर और दादिया सास के अलावा धृति की आने हमुन्र देवर अर्नब से खूब बनती थी। अर्नब सुबह सुबह उठते ही धृति का हाथ पकड़कर बाहर आने को कहता है। अब आगे भाग दो। धृति अर्नब के हाथ जैसे ही बाहर आती है, अर्नब फुर्ती से पहले से घोल कर रखे हुए रंग से धृति को ऊपर से नीचे तक सरोबार कर देता है। अर्नब: हैप्पी होली धृति। अरे वाह, तुम तो गुलाबी चुड़ैल लग रही हो एकदम। धृति जो गुलाबी रंग से रंगी भूत बनी खड़ी होती है। अच्छा, तुम बच जाओगे क्या? रुको जरा, बताती हूँ तुम्हें। यहीं खड़े रहना, तुम्हें भोले बाबा की कसम। कहती हुई धृति रंग की बाल्टी उठाकर अर्नब की तरफ दौड़ी। अर्नब पोर्च की तरफ भागा। धृति ने तेजी से रंग की बाल्टी उठाकर पलट दी। और ये क्या? अर्नब तो साफ साफ बच गया, जबकि पोर्च में ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े प्यारे पतिदेव रंग से नहा लिए। धृति को काटो तो खून नहीं। बेचारी आंख मूंदकर ऐसे खड़ी हो गई जैसे शेर की पूंछ पर पैर रखने के बाद कोई नन्हा सा हिरन का बच्चा अपनी मौत के इंतजार में आंखें मूंद लेता है। धृति की तरफ पीठ करके खड़ा आकर्ष किसी से फोन पर बात कर रहा था। इससे पहले कि वो पलटकर धृति को देख पाता, अर्नब ने आकर धृति के हाथों से रंग की बाल्टी छीन ली। वो भैया, बुरा ना मानो, होली है। धृति पर बरसने वाले अंगारे अब अर्नब पर तोप के गोलों की तरह गिर रहे थे। धृति ससीटती हुई अपने पति का गुस्सा देखे जा रही थी। आकर्ष धृति का भीगी बिल्ली जैसा चेहरा देखकर ही समझ गया था कि रंग अर्नब ने नहीं बल्कि धृति ने फेंका है, और इसलिए धृति का गुस्सा भी उसने अर्नब पर निकाल दिया और धड़धड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। धृति बेचारी अर्नब को लाचार निगाहों से देख रही थी। शुक्रिया मेरी आफत अपने सर पर लेने के लिए। धृति अपना सा मुंह लेकर लिपी पुती अपने कमरे में नहाने चली गई। बाथरूम में आकर्ष था, जो रगड़ रगड़ खुद पर गिरे रंग छुटा रहा था। वो सिर्फ एक तौलिए में बाथरूम से बाहर निकला। सामने जमीन पर धृति बैठी हुई बाथरूम खाली होने का इंतजार कर रही थी। आकर्ष को बिना कपड़ों के देख धृति ने अपनी नजरें झुका लीं। आकर्ष को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो वैसा ही सड़ा सा मुंह बनाए अपनी वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। धृति ने चोर निगाहों से आकर्ष को घूरना शुरू किया। हाय, कितने प्यारे लग रहे हैं आप, एकदम सांवरिया फिल्म के रणवीर कपूर जैसे। बस जरा गुस्सा कम किया करिए। वो मुस्कुराते हुए आकर्ष को देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ घूरता देख आकर्ष बोल पड़ा। नहाने क्यों नहीं जाती? एक तो वैसे ही सारा फ्लोर गंदा कर दिया है तुमने, नहाकर इसे तुरंत साफ करो। फिर उसे तुरंत कुछ याद आ गया और धृति से बोला, रहने दो देवी जी, तुम मत साफ करना, मैं किसी नौकर को बोल दूंगा। धृति चुपचाप उठकर नहाने चली गई। आज होली थी। धृति ने अपनी सासू माँ की मान मनहुअल करके गुजिया बनाने की परमिशन ले ली, लेकिन साथ में शर्त थी कि वो सब कुछ सिर्फ नौकरों की देखरेख में ही करेगी। धृति खुशी से उछल पड़ी। उसकी अपने ससुराल में पहली होली थी। धृति के मायके से भर भर के शगुन भेजा गया था। ढेर सारी गुजिया, मिठाइयाँ, गाय के दूध का बना शुद्ध खोया, देसी घी, सूखे मेवे और तमाम सामान था। घर के हर इंसान के लिए कुछ न कुछ तोहफे थे। धृति का परिवार भले ही गांव का था, लेकिन बहुत समृद्ध और पैसे वाला था। गांव में उसकी 3 दूध की डेयरी थी, अपनी आटा चक्की लगी थी, करीब 50 गायें थीं और उतनी ही भैंसें थीं। कानपुर शहर में मुखिया जी की पशुओं के चारे की दुकान थी। खेत खलिहान तो थे ही, इसके अलावा काफी पुश्तैनी जमीन जायदाद थी सो अलग। गांव में मुखिया जी का रुतबा तो था। धृति ने बड़े मन से गुजिया बनानी शुरू की। अपने मायके की रसोई में निडरता से फुदकती घूमती धृति यहाँ मॉड्यूलर किचन में हर चीज को हौले से छू रही थी कि कहीं फिर से उससे कोई गलती ना हो जाए। नौकर उसे जैसे बताते थे वो वैसे ही कर रही थी। यहाँ सामान तो सब वही था, लेकिन उपकरण आधुनिक थे, जिनमें से कुछ तो धृति ने कभी देखे ही नहीं थे। वो किताबी ज्ञान में भले ही कच्ची थी, लेकिन सीखने में माहिर थी। नौकर जिस चीज को एक बार चलाना बता देते थे, वो उसे अच्छे से ध्यान रखती थी। कुछ ही देर में उसने कई सारे पकवान बना डाले, फिर वहीं पसरकर जमीन पर बैठ गई।
अम्मा कितना याद कर रही होंगी हमसे। हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं मायके जाने के लिए। बेचारी अकेले ही सब बनाई होंगी। सोचते सोचते प्यारी सी आंखों से झिलमिलाते हुए 2 मोती उसके गुलाबी गालों पर लुढ़क गए। लाख वारे न्यारे हों ससुराल में, पर मायका तो मायका ही होता है आखिर। तब तक नवाबजादे अर्नब ने किचन में प्रवेश किया। आहा हा हा, क्या खुशबू है, क्या बना है, जरा देखूं तो। कहते हुए उसने गरम गरम गुजिया से भोग लगाना शुरू कर दिया। अर्नब इस बात से अनजान था कि ये सब धृति ने बनाया था। उसे तो यही पता था कि धृति को कोई किचन में घुसने नहीं देगा। वाह, क्या स्वाद है, ये किसने बनाया है? धृति, कोई नया कुक आया है क्या? वाह जी चाहता है हाथ चूम लूं। धृति ने फटाफट बच्चों की तरह हाथों की मुट्ठी बांधकर आगे बढ़ा दी। अर्नब उसे देखकर हंसने लगा। अब ये मत कहना तुमने बनाया है। हाँ, मैंने ही बनाया है। तुम्हें किचन में किसने घुसने दिया? मम्मी जी ने। आज तो ना ये गुजिया खाने के बाद मम्मी पापा तो क्या, मेरे प्यारे भैया भी तुम्हारे फैन हो जाएंगे। अच्छा जी, मीठा तो बहुत पसंद है उन्हें। बातें तो करेले जैसी करते हैं आपके भैया। अर्नब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तुम्हें बुरा लगता होगा ना, वो तुम्हें जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। धृति ने गुजिया खाते हुए बोला। ना, बिल्कुल नहीं, बस जब डांटते हैं तो लगता है मार ही डालेंगे। इतना कहकर वो 4 गुजिया प्लेट में रखकर दादी माँ के कमरे में भाग गई। रात को घर का माहौल ही अलग था। सबकी जुबान पर धृति की गुजियों के स्वाद की तारीफ थी, सिवाय आकर्ष के। वैसे तो सबकी नज़र बचाकर वो 5-6 गुजिया साफ कर चुका था, लेकिन धृति की तारीफ कैसे करता? उस गंवार की तारीफ तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। जब आकर्ष काफी देर तक कमरे में नहीं आया तो धृति ने बाहर नौकरों से पूछा, छोटे मालिक कहाँ हैं? ऊपर बार में, कहकर वो नौकर नीचे चला गया। ए सुनो तो जरा, का बताए हो? ऊपर बड़े मालिक के साथ बार में बैठे हैं, कहता हुआ नौकर नीचे चला गया। धृति सीढ़ियों से ऊपर गई तो ऊपर का नजारा देखकर हैरान रह गई। एक बड़े से हॉल में कांच का गोल काउंटर बना हुआ था, जिसमें तमाम महंगी से महंगी और पुरानी से पुरानी शराब की बोतलें रखी हुई थी। काउंटर के पास पड़ी सोफानुमा बड़ी सी कुर्सियों पर आकर्ष और उसके पिता रक्षित बैठे जाम लगा रहे थे। यही एक जगह थी जहां आकर्ष अपने पिता के साथ कुछ देर बात कर लेता था, वरना जब से उन्होंने धृति से उसकी शादी कराई, वो तो अपने पिता से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। घोर कलयुग। अपने दोनों हाथों को कानों से छुआती हुई धृति बोली, बाप बेटा एक साथ बैठे जाम छलका रहे हैं। हमारा कोनो भाई होता और ऐसन करता तो पिताजी बेल्टे बेल्ट सूत देते। बेल्ट से उसे अपने गांव की सहेली रिंकी और मोनी की याद आ गई। रिंकी के ब्याह को तो 3 महीना भी नहीं हुआ था। जब मायके आई तो उसने बताया कि उसका आदमी रोज रात को शराब पीकर आता है और उसे बेल्टों से खूब पीटता है। मोनी का भी यही हाल था। मोनी उसकी अम्मा को बता रही थी कि चच्ची, ये शराब अच्छे खासे मर्दन का हैवान बनाई देत है। हमार मर्द रोज रात को बिना बात के मारा पीटी शुरू कर देता है। का करी चच्ची बताओ, जिया नहीं जाता ईसन आदमी संगे। मासूम धृति कांप गई। अगर इन्होंने भी यही किया तो? रिंकी की तो लव मैरिज थी, तब उसका मर्द इतनी कुटाई करता है। यहाँ तो शुरू से ही इन्होंने हम पर तलवारें तान रखी हैं, और अगर आज पीट दिए तो? डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। अचानक उसकी नज़र आकर्ष की कमर पर बंधी प्योर लेदर की काली चिकनी बेल्ट पर पड़ी। उसने डर के मारे अपनी आंखें ही मूंद ली और दनाती हुई अपने कमरे में चली आई। इधर बार में रक्षित आकर्ष से नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर डिस्कस कर रहे थे। रक्षित, 3 दिन बाद की डेट फाइनल की है मैंने। तीनों प्रोडक्ट्स हम एक ही इवेंट में लॉन्च कर देंगे। मीडिया को भी इनवाइट किया गया है, इसलिए पूरा परिवार वहां हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आकर्ष, जो अपने ग्लास में बर्फ के टुकड़े डाल रहा था, पूरा परिवार होगा, लेकिन अगर आपकी परिवार की परिभाषा में वो देहाती भी है तो आई एम सॉरी, उसे लेकर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी इवेंट में तो बिल्कुल नहीं। रक्षित, अब वो तुम्हारी पत्नी है, वो थोड़ा रिस्पेक्ट भी दिया करो उसे। आकर्ष गुस्से से ग्लास टेबल पर पटकता हुआ उठ खड़ा हुआ। आप शादी जबरदस्ती करवा सकते हैं, रिश्ता जबरदस्ती नहीं बनवा सकते। कोशिश भी मत करिएगा। आपकी बहू है, आप साथ लेकर जाइए। मैं अपनी बीवी बनाकर उसे कहीं नहीं ले जाऊंगा। कहकर आकर्ष 4-5 ग्लास एक ही सांस में गटक गया और गुस्से से पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला आया। वो भयंकर नशे में था, उसकी आंखें लाल थीं। वो बिस्तर पर धड़ाम से गिर गया। तभी उसकी नज़र सामने सोफे पर पड़ी। उसकी आंखें सही से खुल भी नहीं पा रही थी। उसे लगा सामने सोफे पर कपड़ों का पहाड़ सा लगा हुआ है। ये औरत क्या क्या करती रहती है मेरे कमरे में रहकर। इतनी बेतरतीबी से कपड़े फैला रखे हैं इसने, और जरा भी चिंता नहीं है इसे। वो धीरे से उठा और लड़खड़ाता हुआ सोफे की ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कपड़ों का ढेर हिल रहा है। वो गौर से देखने लगा और एक एक कपड़ा हटाने लगा। आखिर में एक मोटी सी ब्लैंकेट उसने जोर से खींची तो अंदर डर से कांप रही धृति बैठी हुई थी। तुम?
आकर्ष आंखें खोलकर उसे देखने की कोशिश कर रहा था। हेलो गाइस, प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ गाइस शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए।